10th का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं अपन। यहाँ से इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव करते चलेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो। चलो, सबसे पहले आते हैं अपन, इसमें ये लिखा हुआ है प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय संख्याओं के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किस तरीके से? जैसे अपने पास कोई एक भाज्य संख्या 12, ठीक है, 12 के जब गुणनखंड करेंगे 2 से भाग दिया 12 में 6 आ जाएगा, फिर 2 से भाग दिया तो 3 आ जाएगा, फिर 3 का भाग दिया तो क्या जाएगा 1। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो अपने पास ये क्या है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और आगे देखिए, इसके बाद दिया हुआ है कोई परमेय संख्या, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। और क्या होता है? अशांत आवृत्ति का होता है। तो परमेय संख्या p/q, तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो कैसा होता है? इसका दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत आवृत्ति होता है? तो p/q के हर के q के अभाज्य गुणनखंड को देकर ज्ञात करती है। कैसे? मान लो अपने पास p/q संख्या है, ठीक है, तो जब q के गुणनखंड अगर 2 की घात n, 5 की घात m, या फिर अकेला 2 की घात n आ जाए, या अकेला 5 की घात m आ जाए, 2 की घात n 5 की घात m, ठीक है, इसके रूप में मिलता है, तो अपन बोलेंगे कि दशमलव प्रसार उसका कैसा है? शांत। इसके अलावा कोई भी दूसरी संख्या मिलती है इनके 2 की घात n और 5 की घात m के प्रकार का नहीं है, या 2 की घात n नहीं आता, या 5 की घात n नहीं आता है, तो अपन बोलेंगे दशमलव प्रसार क्या है उसका? अशांत आवृत्ति है। उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत अनावृत्ति होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे इसमें कुछ गुणनखंड दिए हुए हैं, जैसे 253 के गुणनखंड दिए हुए हैं। 253 गुणनखंड आएंगे 11 गुणा 23, ऐसे ही और नीचे दिए हुए हैं 17 से 71 गुणनखंड कर सकते हैं 7 गुणा 11 गुणा 23। 513 के गुणनखंड दिए हुए हैं, 10,626 के गुणनखंड दिए हुए हैं, 8,232 के गुणनखंड दिए हुए हैं, और 21,252 के गुणनखंड दिए हुए, ठीक है। इन गुणनखंडों को कर सकते हैं अपन, एग्जाम में कहीं पूछे जा सकते हैं ये गुणनखंड भी इस तरीके से। चलो, और क्या दिया हुआ है आगे देखते हैं। आगे करते हैं तो इसमें और दिया हुआ है अपने पास, ऐसे ही 32,760 के गुणनखंड दिए हुए हैं। तो 32,760 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 इंटू 7 इंटू 13 होगा, ठीक है। इसी प्रकार 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को इसके गुणनखंड दिए 3 की घात 2 इंटू 3803 और 3600, जिसमें 3803 और 3607 क्या है? अभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या है? एक अभाज्य संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। ये दोनों संख्या क्या है? अभाज्य संख्या 3803 और 3607। इसके बाद आगे और क्या दिया हुआ है वो देखते हैं अपन। इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ने कहा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसा होता है? अद्वितीय होता है।
यानी कुल मिला के अपने पास जैसे कोई भी एक गुणनखंड है 50, 50 के गुणनखंड किए अपने पास, तो ये आ जाएगा 2 से 25, और फिर इसमें 5 का भाग दिया तो 25 के गुणनखंड आ जाएंगे 5, फिर 5 का भाग दिया तो क्या जाएगा 1। तो जो इसकी गुणनखंड है 2 गुणा 5 गुणा 5 मिल गया अपन को। ये गुणनखंड किसके रूप में लिखे हैं? अद्वितीय रूप में लिखे हुए हैं। अद्वितीय यानी कि पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या के रूप। ठीक है, इसके बाद अपन आगे देखते हैं। अब इसके बाद इसमें देखो, इस बॉक्स में जो इम्पोर्टेंट अपने पास, सबसे पहले कालप्रैडिक गॉस देखना अपन को। तो कालप्रैडिक गॉस है, उसका समय काल है 1777 से 1855 तक, ये एक जानना है। दूसरा, एलिमेंट की पुस्तक में कक्षा 9 जो पढ़ा है, एलिमेंट दिए हो, वो साध्यों की संख्या कितनी है? 14 है। कालप्रैडिक गॉस का प्राय गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, एक ये याद रखना है। ठीक है। दूसरा, अपने पास 3 महानतम गणितज्ञ है, एक आर्किमिडीज हुआ, एक कालप्रैडिक गॉस हुआ, और एक न्यूटन हुआ। इनका गणित और विज्ञान में मौलिक योगदान है। ठीक है, गणित और विज्ञान में दोनों का क्या है? बराबर मौलिक योगदान। फिर वही लाइन आ जाएगी इसके बाद, इंपोर्टेंट है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे और देखते हैं। इसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव आएगा, इम्पोर्टेंट है ये हमारा, ये लाइन लिखी हुई है जो इधर भी दी हुई है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित किया जा सकता है। तो ये आगे दिया हुआ है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आता है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए खाली स्थान होता है, तो क्या जाएगा? अद्वितीय होता है। इसके बाद आगे और देखते हैं, आगे और क्या दिया हुआ है अपने पास। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखो, इसमें बोला गया उसने एक भाज्य संख्या x है। ठीक है, जो भाज्य संख्या x है उसके गुणनखंडों को किस रूप में लिखा गया? P1 इंटू P2 डॉट डॉट Pn तक, और फिर उन गुणनखंडों का जो क्रम है वो किस क्रम में लिखा गया? आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया, पहले 2 3 5 7 इस प्रकार से। तो यही दिया हुआ है कि अभाज्य जो P1 P2 Pn है वो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, और उनका घातें किस प्रकार लिखी गई है? यानी अभाज्य संख्याओं को किस क्रम में लिखा गया है? आरोही क्रम। जैसे 32 या 760 के गुणनखंडों को आरोही क्रम में लिखा है, पहले 2 के गुणनखंड लिखे, फिर 3 के लिखे हैं, फिर 5 का, फिर 7 का लिखा हुआ है, फिर 13 लास्ट। चलो इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद जो उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है और ये भी अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांचिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n का अंक 0 पर समाप्त हो। चलो और आगे देखते हैं अपन क्या दिया हुआ है। इसके बाद आता है अपने पास उदाहरण नंबर 2। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों में से एक भी आ सकता है। दूसरा, अपन को ये भी पता है कि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है संख्याओं में प्रत्येक उपनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। संख्याओं में प्रत्येक उपनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात है, एक तो उपनिष्ठ देखेंगे और उसमें से कौन सी लेंगे? सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। चलो इसके बाद और क्या दिया हुआ है? इसके बाद एलसीएम देख लो, एलसीएम क्या दिया हुआ है अपने पास। तो एलसीएम में दिया हुआ है, आगे देखते हैं एलसीएम में क्या दिया हुआ है। संख्याओं में संबंध, एलसीएम में दिया है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है। यानी इसमें वैनिष्ठ भी नहीं देखेंगे, अपन सब में से लेंगे, जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को लेना है, वो क्या कहलाता है? एलसीएम कहलाता है उनका गुणनफल।
उसके बाद इम्पोर्टेंट है, या तो ये पूछा जाएगा किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक है उनमें एलसीएम और एचसीएम में क्या संबंध है, या ये भी पूछ सकता है कि कोई दो प्राकृतिक संख्याएं तो उनमें बीच में क्या संबंध है। तो क्या होता है, एच सी एफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ए कॉमा बी बराबर होता है ए गुणा बी, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एच सी एफ इंटू एलसीएम। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है तुम्हें। इसके बाद आगे जो दिया हुआ है अपने पास उदाहरण नंबर 3 क्वेश्चन है, इसका ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ है 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। उदाहरण नंबर 4 भी अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 6, 72, 120 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अपन को, ठीक है। अब इसमें एक नीचे टिप्पणी दी हुई है, आगे बोला है उसने कि बोल रहा है कि तीन संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ 6, 72, 120 गुणा एलसीएम 6, 72, 120 के बराबर नहीं होता। यानी उसका कहने का मतलब तीन संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। इसके बाद एग्जाम में 1.1 में से भी बहुत कुछ आया हुआ है, इसमें भी 140 इम्पोर्टेंट है, 156 है, 3825 है, 5005 है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में भी 510 और 92 क्वेश्चन अच्छा है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ऐसे ही 12, 15, 21 का कर सकते हो। 17, 23, 29 भी आया हुआ है। 8, 9, 25 आया हुआ है। एचसीएफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306, 657 ज्ञात कीजिए। इसमें छठवें क्वेश्चन में से भी ये पूछा जाता है कि इनमें से ये भाज्य संख्या है क्यों है, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। हाँ, दूसरा फिर इसमें दिया हुआ है आगे, कोई एक परमेय संख्या है और एक अपरमेय संख्या है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनती हैं, वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। तो परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलकर क्या बनी होती है, एक वास्तविक संख्या बनी होती है। आगे दिया है फिर इसी में ही, तो जो √2, √3, √5 है, व्यापक रूप से √p अपरमेय संख्या, जहाँ p कौन सी संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या है। जैसे अपने पास है √10 है, तो √10 के भी अपन गुणनखंड ही करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 5 आएगा। यहाँ से √2 अलग हो जाएगा, √5 अलग हो जाएगा, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या, यानी कि √10 क्या एक अपरमेय संख्या है जो कि अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखी है। चलो इसमें और दिया हुआ है आगे, ये उदाहरण भी दिए हुए हैं, √2, √3, √15 पाई माइनस के √2/3, और ये दिया हुआ है अशांत अनावर्ती का उदाहरण, यानी अनबसानी अनावर्ती का उदाहरण। अनबसानी अनावर्ती, अनबसानी अनावर्ती का कोई भी उदाहरण बनता है वो किस में आता है, अपरमेय संख्याओं में आता है, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती और एक कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। जैसे √2 का मान हो गया 1.414, एक कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। चलो आगे पढ़ते हैं, और इसमें इसके बाद आती है प्रमेय 1.2। प्रमेय 1.2 बोले कि p एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p उसके a को भी विभाजित करेगा। जैसे अपन समझते हैं, जैसे 2 का भाग 10 के स्क्वायर में जा रहा है, तो जाएगा 2 का भाग 10 के स्क्वायर में 100 में, यानी कि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2 का भाग 100 में तो 50 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 का भाग उसके 10 को भी विभाजित करेगा, तो 2 का भाग 10 में जाएगा, उसके 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये बोलने का मतलब है, और ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो प्रमेय 1.2 का कथन पढ़ सकते हो, इंपोर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो इसी से अपन आगे सिद्ध करेंगे कि √2, √3, 3+2, √5 ये क्या है, अपरमेय संख्या है। ऐसे √2 एक अपरमेय संख्या है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो √2 एक अपरमेय संख्या इंपोर्टेंट है इसमें। सेम √3 का भी वही उसी तरीके से करना है अपन को। आगे इसके बाद एक उदाहरण दिया है, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 से पहले चलो ये पॉइंट देख लो, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है दोनों। बोल रहा है कि एक परमेय संख्या है और एक अपरमेय संख्या है, जब इनका योग और अंतर करेंगे तो क्या मिलेगी, एक अपरमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे कि देखो √2 है प्लस 1 किया, यानी एक अपरमेय संख्या √2, एक परमेय संख्या 1, जोड़ेंगे तो यही क्या यही रहेगा, तो ये कौन सी अपरमेय संख्या। ऐसे ही अगर माइनस करते हो प्लस हटा के तब भी क्या मिलेगी, अपरमेय संख्या।
सेकंड पॉइंट दिया एक शून्यतर परमेय संख्या, इसका मतलब शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं आएगा, शून्य को छोड़कर सारी परमेय संख्याएं और एक अपरमेय संख्या लेंगे, जब उनका गुणनफल या भागफल करेंगे तो अपरमेय संख्या आएगा। जैसे √2 एक अपरमेय संख्या है और 3 क्या एक परमेय संख्या है, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 √2 मिलेगा और ये क्या एक अपरमेय संख्या है। जैसे ही √2 बटे में 3 का भाग देंगे तब भी क्या मिलेगा, अपरमेय संख्या ही मिलेगी। इसके बाद जो उदाहरण नंबर 6 ये इंपोर्टेंट है, 5 माइनस के √3 एक अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। चलो आगे देखते हैं। और इसमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिए हुए हैं, और जैसे कि इसमें 3 प्लस के 2√5 इंपोर्टेंट है, 6 प्लस √2 इंपोर्टेंट है, 7√5 इंपोर्टेंट है। बाकी सारांश पढ़ सकते हो, वही जो अंकगणित की आधार प्रमेय का कथन दिया हुआ है पूरा तुम्हारा, ठीक है। और दूसरा ये प्रमेय का कथन दिया हुआ है, और √2 √3 का इत्यादि अपरमेय संख्या, ये चैप्टर नंबर 1 है। इसकी थ्योरी जरूर अच्छे से पढ़ लें।